मेरा नाम डॉक्टर फवाद नसरुल्लाह है। मैं यूरोलॉजी और एंट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। मैं अमार मेडिकल कम्प्लेक्स जेल रोड लाहौर में बैठता हूँ और इसके अलावा लतीफ़ हॉस्पिटल अल्लाह चौक लाहौर पे बैठता हूँ। इसके अलावा मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरोलॉजी का। वैसे तो मैं यूरोलॉजी के सारे प्रोसीजर करता हूँ, जैसे किडनी स्टोन्स हो गए, प्रोस्टेट हो गया, फीमेल यूरोलॉजी हो गई, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी हो गई। लेकिन मेरा एरिया ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्टोन्स हैं। इसके अलावा माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। मैं पहला शख्स हूँ जिसने लाहौर में PCNL स्टार्ट की थी, यानी कि एक होल के ज़रिए स्टोन को बाहर निकालना, 2007 में। 2011 में मैंने पाकिस्तान में पहला होल्मियम प्रोस्टेट किया था, होल्मियम लेज़र प्रोस्टेट। इसके अलावा 2015 में मैंने पाकिस्तान में पहला 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट डाला था और अभी भी मैं डाल रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। मैं कोलोप्लास्ट जो एक अमेरिकन कंपनी है, कोलोप्लास्ट सर्टिफाइड हूँ पिनाइल इम्प्लांटेशन में। पेशाब में तकलीफ़ की कई वजूहत हो सकती हैं। इसमें सबसे कॉमन वजह जो सी है वो पेशाब की इन्फेक्शन है। पेशाब की इन्फेक्शन कई वजूहत से हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकती है और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं उनमें यूरिन एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन का एहसास पैदा हो जाता है। एक बहुत बड़ी वजह पेशाब में जलन की एंग्जाइटी भी है, टेंशन भी है। जो लोग टेंस होते हैं उनमें पेशाब में तकलीफ़ आमतौर पर उनको महसूस होती है। तो पेशाब की जो तकलीफ़ है, इनका बेहतरीन हल जो सा वो ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। जिन लोगों को तकलीफ़ पानी के इस्तेमाल के बावजूद भी रहे तो उनको चाहिए कि अपने करीबी मॉलिज से रब्ता करें, पेशाब का टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और इसको मुकम्मल एवेल्यूएट करें। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि शहवत का ना आना। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसमें एक वजह एंग्जाइटी भी है और एक इसमें वजह जो है वो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, लाइक वीनस लीक, यानी कि ब्लड जो है वो पीनस में ठहरता नहीं है, वो पीनस से निकल जाता है और जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो सकती। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बचने के लिए हम बहुत सारे विटामिन को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 तो मास्टरबेशन को कम से कम किया जाए। नंबर 2, इसमें जो विटामिन हम यूज़ कर सकते हैं उसमें जिंक का बहुत बड़ा रोल है। कम से कम 50 मिलीग्राम जिंक पर डे यूज़ किया जाए। इसके साथ क्यूएंजाइम 10 जो सा है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। क्यूएंजाइम 10 एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक मिनरल है जिसको यूज़ किया जाता है इसमें, और ये इट्स क्वाइट सेफ़। ये बॉडी के बाकी ब्लड वेसल्स की भी सफाई करती है। इसके अलावा हम इसमें एल-आर्जिनिन यूज़ करवाते हैं। एल-आर्जिनिन अमाइनो एसिड है जो जिस्म में खून की गर्दिश को बढ़ाती है और पीनस में भी खून की गर्दिश को बढ़ाती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बल्कि वो लोग जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो इससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऐसे पेशेंट जिनको शहवत ना आती हो और वो डायग्नोज हो जाएं कि इनमें वीनस लीक हो रही है, तो वीनस लीक का मतलब ये होता है कि इनमें ब्लड फ्लो तो आ रहा है लेकिन वो ब्लड फ्लो जिस वक्त इरेक्शन होनी होती है तो आउटफ्लो बंद हो जाता है, इनमें आउटफ्लो बंद नहीं हो रहा। दिस इज़ कॉल्ड वीनस लीक। ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट जो सी है उसमें 2 मेजर चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक तो उसमें PDE5 यूज़ करते हैं, लाइक लेवेट्रा, वियाग्रा, सयालस। तो अगर ये लोग इनको PDE5 को रिस्पॉन्स दे जाएँ तो ये दवाइयाँ इनमें कंटिन्यू करवानी पड़ती हैं हमें। अदरवाइज़ इन पेशेंट्स के अंदर इनकी ट्रीटमेंट जो है वो इम्प्लांट है, पिनाइल इम्प्लांटेशन। आगे पिनाइल इम्प्लांट की 2 मेजर टाइप्स आ जाती हैं। एक तो मेलिएबल इम्प्लांट्स होते हैं और एक 3 पीस इम्प्लांट्स होते हैं। 3 पीस इम्प्लांट का फ़ायदा ये है कि उसको जिस वक्त बटन दबाएंगे, बटन स्क्रोटम में लगा होता है तो पीनस खड़ा हो जाएगा, और जिस वक्त बटन को दोबारा दबाएंगे तो वो पीनस जो है वो फ्लैसेट फॉर्म में वापस आ जाएगा। जबकि जो इसमें मेलिएबल इम्प्लांट्स हैं उसमें पीनस जो है वो इरेक्टेड पोजीशन में ही रहेगा, लेकिन आप उसको ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जल्दी इंजाल हो जाना ये किसी किस्म की बीमारी नहीं है। एक्चुअली ये उन लोगों में देखा जाता है कि जो कंसंट्रेट ज़्यादा करते हैं। ये लोग हर काम में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अगर इनका रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की जाए तो देखा जाता है कि जब ये स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो ये हमेशा होमवर्क करके जाते हैं। ऐसे ही इन लोगों में देखा जाता है कि अगर इनको बॉस ने कोई भी असाइनमेंट दी है तो अगर असाइनमेंट 2 दिन के बाद बॉस ने मांगी है तो ये उसी दिन उसको तैयार कर देते हैं। ऐसे ही जब ये सेक्स करते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन सेक्स में बहुत ज़्यादा होती है और ये जल्दी इस वजह से ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसके लिए कई किस्म की एक्सरसाइजेस यूज़ की जाती हैं, जिसमें ये है कि जिस वक्त सेक्स में ये पीक पे पहुंच जाएं उस वक्त इन्हें हम कहते हैं कि आप स्टॉप कर दें, पीक पे आप डिस्चार्ज ना हो, कोई थोड़ा सा पॉज लें और फिर दोबारा सेक्स करें।
उसके अलावा इनको ये कहा जाता है कि जिस वक्त आप सेक्स कर रहे हैं तो आप अपना दिमाग जो है उसको सेक्स से हटा लें और कुछ और सोचने लग जाएं। इस तरह से कुछ टाइम डिले किया जा सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। इसके लिए जो दवाइयाँ हम यूज़ करवाते हैं वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्रेन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती हैं। तो इसमें SSR ग्रुप है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है। SSR ग्रुप की कुछ मेडिसिन हैं जो हम इस्तेमाल करवाते हैं जो कि बिल्कुल बेज़रर हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। पेन इन टेस्टिस ये बड़ी मेजर कंप्लेंट होती है बहुत सारे यंगस्टर की ख़ास तौर पे। तो टेस्टिकुलर पेन जो सी है इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। इसमें एक कॉज तो है इन्फेक्शन, जो यंगस्टर में ख़ास तौर पे देखी गई है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है और उसकी वजह से एपिडिडमोआर्काइटिस, इसको पर्टिकुलर अगर मैं मेडिकल में नाम दूँ, यानी कि टेस्टिस और इसके साथ एपिडिडमस जो कि स्पर्म कंडक्टिंग ट्यूब होती हैं उनकी इन्फेक्शन हो जाती है, जो मेजर कॉज होती है पेन इन टेस्टिस की। इसके अलावा टेस्टिकुलर पेन जो सी है और बहुत सारी वजूहत की वजह से भी होती है, जैसे कि चोट लग जाना टेस्टिस पे, किसी किस्म की चोट लगे और टेस्टिस से कोई ब्लीडिंग हो जाए, हीमाटोमा बन जाए, उससे भी पेन इन टेस्टिस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा पेन इन टेस्टिस की एक बहुत बड़ी वजह जो सी है वो वेरिकोसील है। वेरिकोसील का मतलब है कि टेस्टिस की जो वेन्स वापस जा रही हैं वो फूल जाती हैं और उनके वाल्व ख़राब हो जाते हैं और टेस्टिस में फ़्लो जो सा ब्लड फ्लो जो टेस्टिस से वापस जा रहा होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करने लग जाता है। तो वेरिकोसील एक बहुत मेजर कॉज है टेस्टिकुलर पेन की, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में ख़ास तौर पे। इसके अलावा हाइड्रोसील का मतलब ये है कि टेस्टिस और टेस्टिस की जो झिल्ली है इसके अराउंड पानी भर जाता है, इसमें टेस्टिस स्वेल भी कर जाते हैं और पेनफुल भी हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोसील भी एक कॉज है टेस्टिकुलर स्वेलिंग की। इसके अलावा स्पर्मेटोसील एपिडिडमल सिस्ट है, ये भी टेस्टिकुलर स्वेलिंग की कॉज है। स्पर्मेटोसील और एपिडिडमल सिस्ट में सिस्ट्स बन जाती हैं टेस्टिस में। इनकी जो ट्रीटमेंट है टेस्टिकुलर स्वेलिंग की, एक टेस्टिकुलर स्वेलिंग की कॉज जो सी है वो टेस्टिकुलर ट्यूमर भी है। तो टेस्टिकुलर स्वेलिंग को हमेशा जो सा सीरियस लेना चाहिए, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे अपने मौलिज से मशवरा करें। बहरहाल इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है वो पेशाब का टेस्ट, यूरिन कंप्लीट है और उसके साथ सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड है, यानी कि टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड फौरी तौर पे करवाया जाए। डिजीज़ के अकॉर्डिंगली फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जाती हैं, अगर हाइड्रोसील अगर हीमाटोमा है यानी कि चोट लगी है और ब्लीडिंग हो गई है तो उसमें कई दफ़ा वेट किया जाता है, वह ब्लड खुद ही जज़ब हो जाता है और कई दफ़ा उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके अलावा जो वजह है वेरिकोसील का हल भी ऑपरेशन है, हाइड्रोसील का हल भी आम तौर पे ऑपरेशन होता है। एक और बहुत बड़ी वजह होती है जो टेस्टिकुलर टॉर्शन होती है, सडन पेन। तो टेस्टिकुलर टॉर्शन में टेस्टिस को इमीडिएटली डिटॉर्सिफाई किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के ज़रिए टेस्टिस को डी रोटेट किया जाता है, क्योंकि इसमें टेस्टिस रोटेट कर जाता है। पायरोनिस डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पीनस में बेसिकली दो बॉडीज़ होती हैं, इन्फ्लेटेबल बॉडीज़, जिसकी वजह से पीनस की इरेक्शन होती है। इनको कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोजा। कार्पोरा कैवर्नोजा की फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी कि कार्पोरा कैवर्नोजा पे आप ये समझ लें कि थिक टिश्यू आ जाता है। तो पेशेंट को इसमें जो फीलिंग्स आती हैं वो ये होती हैं कि पीनस में जब इरेक्शन होती है तो उनको उस वक्त पेन स्टार्ट हो जाती है, पीनस एक साइड पर बेंड होने लग जाता है। इसके अलावा उनको इरेक्शन जो सी है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, हार्ड इरेक्शन नहीं हो रही होती। जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो उनकी सिम्टम आमतौर पे ये होती है कि सेक्स करते हुए उन्हें पेन होती है और पीनस एक साइड पे बेंड हो रहा होता है। जब फील करते हैं हम उनके पीनस को तो उसमें हमें हार्ड प्लैक फील हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो सी है वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं इसमें। जैसे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एक या पुरानी ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं वो ये है कि हम इंट्रा प्लैक स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं और रैपा में एक दवाई है उसका इंजेक्शन लगाते हैं। बहुत सारे पेशेंट इससे वक्ती तौर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये डिज़ीज़ दोबारा उनमें किसी स्टेज पे ज़ाहिर हो जाती है। इसका जो मुस्तकिल हल है वो ये है कि हम वो हार्ड फाइब्रोटिक एरिया ऑपरेशन के ज़रिए निकाल दें और वहाँ पे ग्राफ्ट लगाएं। ग्राफ्ट इंसान की बॉडी से भी लिया जा सकता है, जैसे कि वेन से, जिस तरह दिल के लिए वेन निकाली जाती है सेफनस वेन, तो सेफनस वेन का ग्राफ्ट जो सा है वो पीनस के अंदर लगाया जा सकता है। इसी तरह सेकेंडली जो सा है वो ह्यूमन पेरिकार्डियल ग्राफ्ट जो सा है, आर्टिफिशियल ग्राफ्ट, यानी कि जो कि कैडावेरिक बॉडीज से लिया जाता है, यानी कि वो लोग जो वेंटिलेटर पे होते हैं उनकी हार्ट के करीब गिर्द जो झिल्ली होती है उसका ग्राफ्ट है, ये भी अवेलेबल है। तो पेरिकार्डियल ग्राफ्ट भी हम इसमें लगाते हैं। जब पेशेंट को पैरानिस डिजीज़ के बाद ग्राफ्ट लग जाता है तो ऐसे पेशेंट आमतौर पर बाद में इनमें इरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए साथ ही हम इन पेशेंट्स में पेनाइल इम्प्लांट भी डाल देते हैं।
पेनाइल इम्प्लांट दो तरह के होते हैं, एक मेलिएबल होते हैं जो कि फिक्स्ड इम्प्लांट होते हैं, और एक 3 पीस इम्प्लांट होते हैं जिनका बटन, एक छोटा सा बटन जो सा वो स्क्रोटम के बीच में रखा जाता है। जब वो उस बटन को 2 दफ़ा दबाते हैं तो पीनस एरेक्ट हो जाता है, और जब वो उसको दोबारा 1 दफ़ा दबाते हैं तो पीनस दोबारा अपनी फ्लैसेट फॉर्म में वापस आ जाता है।